हरिओम। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। आज हम आप सभी से एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव प्रकट करवाएंगे जिन्होंने इस बार की जो यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा थी उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें 70 अंकों को प्राप्त करते हुए संस्कृत 25 कोड से जेआरएफ प्राप्त किया है। तो उनका अनुभव आज हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य हमें पता इस प्रकार से होना चाहिए कि वह कहते हैं कि उपलब्धियां जो होती हैं, उपलब्धियां हमारे जो परिश्रम किया गया है उस परिश्रम का केवल प्रतीक मात्र होती है। वास्तविक उपलब्धि तो वह है जो हमने परिश्रम से पाया हुआ जो हमारा अनुभव होता है, वो अनुभव वास्तविक हमारी उपलब्धि होती है। तो इसी क्रम में हमारी इन्होंने जो भी परिश्रम किया है, इस तरह की अपने जीवन की परिश्रम के अनुभव को बताने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे भारत देश का एक विशाल राज्य है, सौराष्ट्र भी जिसको बोला जाता है, गुजरात, वहां से हैं आदरणीय श्रीमान अक्षय जी। तो अक्षय जी ने इस बार जो यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा है उसमें आप सभी लोगों का कहना था कि यह जो परीक्षा है बहुत ही कठिन है, कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस प्रश्न पत्र ने। तो इस प्रश्न पत्र रूपी जो कठिन सागर था इसको भी पार करके इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से जेआरएफ को प्राप्त किया है। तो सर्वप्रथम आदरणीय अक्षय जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो यूजीसी नेट में प्रथम प्रश्न पत्र होता है, इन्होंने विशेष बात यह है कि इन्होंने उसमें 70 अंकों सहित 70 अंक हम संस्कृत वालों के लिए, वैसे सामान्य विषय वालों के लिए भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वह कॉमन विषय है, कई वर्षों से एक ही पाठ्यक्रम है, तो एक ही पाठ्यक्रम से विषय प्रश्न बनाना कठिन होता है, तो प्रश्नों को घुमाया जाता है। तो फिर भी इन्होंने 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सभी के लिए है। तो आदरणीय अक्षय जी, आपका इस व्याख्यान में, इस साक्षात्कार में स्वागत है। तो आप ही से इस बार हम स्वागत कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि किस प्रकार से आपने यह अपना इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया, किस प्रकार आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही, किस प्रकार आपका संस्कृत में प्रवेश रहा। तो सामान्य परिचय सहित अपना अनुभव हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जिनकी वजह से जेआरएफ हुआ वो सभी मेरे शिक्षक, माता पिता, और सबसे महत्व की बात, मैं जहाँ पढ़ा वो तत्वज्ञान विद्यापीठ के लिए उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। वैसे 7वीं के बाद में पांडुरंग शास्त्री आठवले जी प्रेरित जो स्वाध्याय परिवार है उनकी संस्था है जीवन प्रज्ञा विद्यालय, तो वहाँ मैंने पढ़ाई की थी। वहाँ 6 साल रहा था और वहीं से संस्कृत के क्षेत्र में मेरी शुरुआत हुई थी। जी फिर वहां आने के बाद मैंने 10वीं 11वीं 12वीं नहीं की थी, और उस समय एक कोर्स था बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम, तो वो अगर पास करते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है ओपन यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा मैंने फिर ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, बीए संस्कृत, और वो भी एक्सटर्नली था क्योंकि साथ में मेरी जॉब भी चालू थी। और वो करने के बाद फिर से वापस मैंने 2 साल के लिए पांडुरंग शास्त्री आठवले जी की जो संस्था है तत्वज्ञान विद्यापीठ, तो वहां अभ्यास किया था। जी और वहां जाने के बाद ही दर्शन में मेरी विशेष रुचि बढ़ी क्योंकि वहां दर्शन प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता था। जी तो वहां से आने के बाद मैंने एमए संस्कृत, और संस्कृत में भी मुख्य विषय दर्शन रखा, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल में। तो जी। वहां से आने के बाद मैंने मास्टर शुरू किया उधर, और अभी मेरा दूसरा साल चालू है। अच्छा, यानी कि अभी आप पीजी में, एमए में अभी आपका द्वितीय वर्ष ही चालू हुआ है। अ, हाँ यानी कि द्वितीय सेमेस्टर समाप्त हो चुका है। द्वितीय सेमेस्टर समाप्त होने के बाद ही आपने जेआरएफ प्राप्त कर लिया है। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, उनमें मैं भी हूँ। मैंने भी एमए करने के बाद लगभग 3 प्रयासों के बाद मैंने जेआरएफ प्राप्त किया है। तो आप इससे कहीं ऊपर हैं, अभी आपका एमए ही समाप्त नहीं हुआ है। और आपने एक बात यह बताई कि 8वीं तक आपने सामान्य अध्ययन किया और उसके बाद 9th 10th बताया आपने, है ना? हाँ, तो वो मैंने नहीं किया है। हाँ, वो आपने कुछ दूसरा कोर्स आपने बताया, बैचलर जैसा कुछ इस प्रकार का। हाँ, तो उसमें आपका संस्कृत विषय था? नहीं, संस्कृत विषय नहीं था।
अच्छा, अन्य ही विषय थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्नातक से, शास्त्री से ही आप संस्कृत में आपका प्रवेश हुआ है। हाँ। और अच्छी प्रकार से यदि कहें तो एमए से आपने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, उसमें भी आपने दर्शन को। तो हम्म। देखिए, दर्शन से आपने प्रारंभ किया, और दर्शन कई लोगों से मैंने सुना है, हमें भी लगता है कि दर्शन की इकाई तो नेट के पाठ्यक्रम में सरल ही है। तो आपने दर्शन पर शुरू किया, लेकिन अन्य कठिन विषय तो आपने किस प्रकार से अध्ययन किए हैं, ये आप ही जानते हैं। तो यूजीसी नेट भी एक परीक्षा होती है कि इसको हमें उत्तीर्ण करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिल पाई? मैंने जैसे ही यहाँ एडमिशन लिया था एमए के लिए सोमनाथ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मेरा एक मित्र था, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे नेट की एग्जाम होती है। जी। फिर वहीं से फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। हम्म। और हाँ, लगभग 6 महीने मैंने पहले सेमेस्टर से ही मैंने यानी रखी थी तैयारी कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। जी। तो हर रोज कॉलेज के अलावा भी 5 घंटा में हर रोज निकालता था नेट जी। की प्रिपरेशन के लिए। जी। लेकिन हुआ ऐसा कि पहली बार कॉलेज के एग्जाम भी साथ में आ गई, तो मैं नहीं दे पाया। जी। और फिर दूसरी बार जब दी तो उस समय पेपर ही लीक हो गया था। हाँ, जून वाला तो पेपर वो भी लीक हो नहीं, तो गया था। पिछली बार हाँ जब अगस्त में दी तब हो पाया। तो हम्म। वहां से मुझे ये पता चला था इधर यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही कि ऐसी कुछ एग्जाम होती है नेट की। जी। ठीक है। हाँ, यदि जून वाला पेपर लीक हुआ था, वो प्रश्न पत्र सरल भी था, ऐसा मैंने देखा। अगर वो पेपर हाँ। लीक नहीं होता तो शायद आपको 4-5 महीने पहले ही सफलता मिल जाती, क्योंकि आप यदि इतने कठिन प्रश्न पत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो वो आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो बातें होगी कि किस प्रकार से आपने नेट जेआरएफ की एक परीक्षा के बारे में जानकारी ली और उसकी तैयारी प्रारंभ की। अब आता है प्रश्न कि जो पाठ्यक्रम है इतना बड़ा विशाल, और उसमें भी 25 कोड का पाठ्यक्रम, तो कहेंगे कि सभी लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम है कि कुछ ही ग्रंथ रह जाते हैं इक्के दुक्के, जिनका अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। बाकी कक्षा 9 से लेकर के पूरा मास्टर तक सब, लगभग सभी ग्रंथों का अध्ययन हो जाता है। यहाँ तक कि चारों क्षेत्रों में, वैदिक का, दर्शन का, व्याकरण का और साहित्य का, और थोड़ा बहुत इतिहास का भी अध्ययन हो ही जाता है। तो इतने बड़े पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए आपने प्रारंभ से ही, आप बताने का प्रयास करेंगे कि यूनिट से, भले आप मोटे तौर पर बताएं कि वैदिक का, दर्शन का, साहित्य का, व्याकरण का आपने अध्ययन किस प्रकार से किया, या किसी ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया, या पुस्तकों से पढ़ा, या किसी गाइड का सहारा लिया, तो इसका थोड़ा बहुत आप क्रमशः बता देंगे तो क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रारंभ से करेंगे, तो उनके लिए ये उपयोगी रहेगा। फिर उसके बाद हम सबसे आपसे पहले जानेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी आपने किस प्रकार की, क्योंकि वही आपके लिए, अ, हमारे लिए अद्भुत है जी। हम्म, सबसे पहले मैंने द्वितीय प्रश्न पत्र यानी संस्कृत के प्रश्न पत्र के लिए जी। 10 इकाई में से जो सामान्य परिचय वाली इकाइयां है, जी। 1, 3, 5, 7 और 9, तो जी। वहां से मैंने शुरुआत की थी। हम्म। क्योंकि वो सभी शास्त्र का सामान्य परिचय ही है उसमें, तो जी। इतना समय भी उसमें नहीं लगता। और उसके बाद मेरा जो मुख्य विषय था दर्शन, तो उसके ऊपर मैंने फोकस किया था। और उसमें ऐसा तय भी किया था कि इसमें तो मेरा एक भी प्रश्न पत्र गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मुख्य विषय है वो उसमें हमारी रुचि भी होती है और उस पर थोड़ा प्रभुत्व भी होता है। बिल्कुल। तो मुख्य विषय दर्शन किया था। फिर उसके बाद वेद और साहित्य, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 25 कोड में अगर वेद, साहित्य और दर्शन, ये तीन अगर यूनिट हो गए तो लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाता है, इनमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तीन मैंने किए थे। जी। और साहित्य में भी मैंने मूल ग्रंथ नहीं पढ़े थे सभी, क्योंकि साहित्य बहुत बड़ी इकाई है वो। बिल्कुल। सभी शाकुंतलम, उत्तरम चरितम मूल से पढ़ने चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए जो कई टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, तो वो ही मैंने ठीक से किए थे। और जी। उसके लिए अलग अलग चैनल भी है, संस्कृत के क्षेत्र से जो जुड़े हैं उनको तो पता होगा। जी। जैसे संस्कृत गंगा चैनल है सर्वज्ञ भूषण जी की, बहुत तो अच्छा। उनके वीडियोज में देखता था। फिर आपकी भी जो चैनल है संस्कृत विषय अध्ययन, तो वहां से भी खास करके जो प्रश्नोत्तरी मैराथन है, जी। वो बहुत कम में ही वो वीडियोस। और जी। अरुण पांडे जी की भी है सरल संस्कृत व्याकरण, बिल्कुल। तो ये चैनल के वीडियोस भी मैं देखता था। तो ये तीनों चैनल के वीडियोस मुझे बहुत काम में आए थे।
अच्छा, यानी और कि बुक भी, जी। संस्कृत गंगा की बुक्स भी मैंने मंगवाई थी, खास करके जो प्राख्याता है, फिर प्रतियोगिता गंगा भाग 1, 2, भारतीय दर्शन सार, वैदिक वाङ्मय जो है, परीक्षा दृष्टि, तो ये सभी बुक्स भी बहुत अच्छी है नेट की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें से भी करना चाहिए। बिल्कुल। सारांशतः यही कह सकते हैं कि आपने जिस प्रकार हम प्रायः कहते ही हैं कि हमें सिलेबस पूरा करना है बस। आप सिलेबस को ऑनलाइन से करिए या मूल ग्रंथ का अध्ययन करके करिए या आप किसी नोट्स से पढ़िए या किसी गाइड से पढ़िए। उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए कि सिलेबस, कि ये सिलेबस पूरा करना है। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, या कई लोग ऐसा कहते हैं कि मूल ग्रंथ पढ़ना हमें भार लगता है। ऐसा भी इस प्रकार का लोग कहते हैं। पर आपने यह बताया कि विशेष तो आपने यह बताया कि आपकी जिस विषय पर गति है, जो विषय आपका प्रिय रहा है, पहले तो उसको तैयार कर लेना है अच्छी प्रकार से। उसके बाद वही सिलेबस को लेकर के आप भले ही किसी भी संस्कृत के चैनल से पढ़िए या किसी पुस्तक से पढ़िए। तो इस प्रकार से आपने अध्ययन किया, कहने का मतलब है। तो जैसे कई लोगों का ऐसा भी प्रश्न आता है, क्योंकि अभी हम लाइव नहीं हो पाए हैं। अगर लाइव आते तो अन्य लोगों के भी कुछ, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग-अलग होती है, सबकी अपेक्षाएं अलग-अलग होती हैं। तो फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मूल ग्रंथों का अध्ययन, बोलते क्या है, मूल ग्रंथों का अध्ययन अधिकतर नहीं लोग करना चाहते हैं और शॉर्ट्स नोट्स उनको मिल जाने चाहिए या प्रश्नोत्तरी मिल जानी चाहिए। तो उसके लिए सभी लोग, वास्तव में होता भी है, क्योंकि सरल रास्ता सभी लोग अपनाते हैं। वो सरल रास्ता अपनाना अच्छा भी होता है, पर वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ऐसा सुनने में मिला है। तो फिर हम जब अगर शॉर्ट रास्ते से अगर हम परीक्षा में जाते हैं, कोई हमारे सामने कठिन प्रश्न आ जाता है, बहुत अंदर से प्रश्न आ जाता है, तो हमारे मन में फिर पश्चाताप होता है कि हमने मूल ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। तो इसके लिए अक्षय जी आप क्या कहना चाहेंगे कि मूल ग्रंथों का अध्ययन कितना समय हमारे पास है, तो कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, या हमें जो मुख्य मुख्य बिंदु आते हैं, जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, उन चीजों को ज्यादा देखना चाहिए, या क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ी लोगों के सामने समस्या में देखता हूँ। जी। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि वो बात तो है ही कि मूल ग्रंथ से अगर पढ़ा है तो जी। कैसे भी घुमा फिरा के भी पूछेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर मूल ग्रंथ से हाँ। पढ़ा है तो। जी। बिल्कुल। लेकिन नेट नेट का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर पूरा सिलेबस मूल ग्रंथ से पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही समय लगेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इसलिए जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं तो वो हम मूल ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जैसे तर्क संग्रह, वेदांत सार, तो ये कुछ बुक्स है, वहां से कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं जी। और इतना समय भी नहीं लगता उसमें, तो वो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन पूरा सिलेबस मुझे ऐसा लगता है कि मूल ग्रंथ हम करने जाएंगे तो हमारा बहुत ही समय उसमें जाएगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें चतुराई भी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम पूरे ग्रंथों का अध्ययन करने बैठ जाएं तो 6-7 साल हमको पूरे उसमें ही लग जाएंगे, क्योंकि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। किसी को ज्यादा समय भी लगता है, किसी को कम लगता है। और आपका कहने का बहुत अच्छा यह अर्थ है, आप अच्छा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जहां से यदि प्रश्न आते ही हैं प्रायः पिछले वर्षों में, तो उसका तो मूल ग्रंथ का अध्ययन हमें कर ही लेना चाहिए एक बार। पर जहां से प्रश्न नहीं आते हैं, तो वहां से चतुराई दिखाते हुए कि जो जगह है थोड़ा सुपरहिट है, प्रसिद्ध है, कि उन जगहों से प्रायः प्रश्न आता है, उन चीजों के केवल नोट्स देखने चाहिए। ऐसा कहने का मतलब आपका भाव है। बिल्कुल इसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाएं इसी प्रकार की हैं, इनमें शास्त्रार्थ या किसी की विद्वता, इसको ज्यादा नहीं, इसमें दोनों चीजें देखी जाती है मेरी दृष्टि से। बुद्धिमत्ता कितनी है व्यक्ति के अंदर, और अध्ययन करके उसको स्मृति में रखने की शक्ति कितनी है व्यक्ति के अंदर। तो ये चीजें दिखती हैं, तो तभी आपके जैसे इतने धुरंधर लोग आते भी हैं कि इतनी कठिन परीक्षा में भी इतने अच्छे नंबरों से, जैसा कि बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है, इसी प्रकार से अनुकरण करेंगे सभी हम, मैं आशा करता हूँ। तो लगभग, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी लोग बताते ही हैं, अच्छी तरह से बताते ही हैं, पर आपने एक नया तरीका बताया है जो वर्तमान तात्कालिक स्थिति के लिए ज्यादा सही है। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें भी 10 यूनिट है, तो उसका क्या आपने तरीका अपनाया कि किस प्रकार से लोग कर पाए? संस्कृत वाले विशेष रूप से आप बताइएगा कि किस प्रकार से तैयारी करें कि थोड़ा सहयोग वो विषय इनका कर दे। जी, बताइए। सबसे हाँ, सबसे पहले तो संस्कृत के जो छात्र है वो प्रथम प्रश्न पत्र को छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल तो छोड़ देते मेरा हैं। ऐसा कहना है कि वो छोड़ना तो नहीं ही चाहिए। अगर जेआरएफ करना है
तो प्रथम प्रश्न पत्र भी आवश्यक है। उसमें भी हर बार प्रथम प्रश्न पत्र में एक कॉम्प्रिहेंशन वाला यूनिट है, तो उसमें पैराग्राफ देखकर ही आपको करना है, तो वो इतना कठिन नहीं है। फिर हर बार एक यूनिट जो पूछा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, जी जी, वो पहले में चार्ट ही में आता से, है। जी। हाँ पहले में ही आता है। हम्म। तो उसकी भी अगर एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले भी हर रोज एक चार्ट भी हमने प्रैक्टिस की, तो बहुत ही वो उपयोगी रहेगा परीक्षा के समय। तो जी डेटा इंटरप्रिटेशन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अलावा और एक यूनिट है कम्युनिकेशन। जी कम्युनिकेशन बहुत इजी है, इतना कठिन नहीं है। उसको अगर थोड़ा हमने समय दिया तो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आएंगे तो हम कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन भी करना चाहिए। उसके अलावा 2 यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। जी तो वो दो इसलिए करने चाहिए क्योंकि अभी हम आगे उसमें ही जाने वाले हैं। एक तो हम पीएचडी करने वाले हैं, तो अगर बिल्कुल। रिसर्च कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से रिसर्च है, वो अगर हमने थोड़ा अभ्यास किया होगा तो पीएचडी में काम आएगा। सही और बात। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हमें अभी पढ़ाना है, टीचिंग में ही जाना है, तो वो भी हमें उपयोगी रहेगा, इसलिए ये 2 यूनिट भी करने चाहिए। इसके अलावा एक लॉजिकल रीजनिंग, जी तो वो उसको सेम कम्युनिकेशन की तरह थोड़ा समय दिया ना तो लॉजिकल रीजनिंग भी हो जाएगा। उसमें भी संस्कृत के छात्रों को हेत्वाभास और वो ऊपर ऊपर से पता होता है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग में आता ही है। जी तो ये 6 यूनिट अगर ठीक से किए तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 में से 30 प्रश्न तो सही होने चाहिए, ये 6 यूनिट किए तो। जी बाकी के 4 यूनिट भी करने चाहिए समय मिला तो। मैंने वैसे 10 यूनिट किए ही थे, लेकिन बाकी के 4 यूनिट थोड़े बड़े हैं। एनवायरमेंट सबसे बड़ा यूनिट है, फिर आईसीटी भी है, हायर एजुकेशन है, मैथ्स है, वो भी ऊपर ऊपर से कर लेना चाहिए। लेकिन ये 6 यूनिट जो है, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर ये 6 यूनिट भी किए ना तो आगे भी हमें काम में आएगा और परीक्षा में भी ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। क्योंकि एक तो ये यूनिट है शोध वाली, शोध अभिवृत्ति। क्योंकि वो तो परीक्षा के लिए भी हमारे काम आएगी, और यदि हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो पीएचडी तो हमारा उद्देश्य निश्चित रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से कहें या अप्रत्यक्ष रूप से है ही है, तो वहां भी वह काम आएगा। दूसरा, आपने जो संप्रेषण वाली यूनिट है, जो कंप्यूटर आईसीटी वगैरह है, वो भी हमें तात्कालिक समय के लिए और परीक्षा के लिए वास्तव में, क्योंकि उसका प्रयोग भी हमें बहुत कुछ करना है अभी आगे। और वैसे भी वर्तमान में तो अब सारा डिजिटल ही हो रहा है, तो तब भी वह उपयोग में आएगा। तो वास्तव में आपने अच्छी दोनों चीज़ों को बताया कि जिनका हमें तैयारी वैसे करना चाहिए। और विशेष रूप से ये जो 6 यूनिट है, इनकी तैयारी तो करनी ही चाहिए। और जो अन्य 4 हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती हैं तो समय बर्बाद भी होता है। उस चीज़ को न देखते हुए हमारी जो सरल चीज़ें हैं, जो आपने बताई हैं, जो अन्य लोग भी बताते हैं, जिसको जो अच्छा लगे, मतलब उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। बाकी चीज़ें यदि आपके पास समय है तो करिए, नहीं तो आप प्रश्नोत्तरी देख लीजिए या मुख्य मुख्य चीज़ें देख लीजिए। इस प्रकार आपने कहने का प्रयास किया। देखिए, इसमें एक चीज़ मैंने ऐसी देखी है, जो रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं, रीजनिंग है, उसमें गणित के भी सवाल होते हैं। वैसे तो 10वीं तक ही वह गणित होती है, तो कई लोगों को वो चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। कितनी बार वह प्रयास कर लें, ऐसा लगता है कि इनमें समय बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें उन पर फिर से प्रयास करना चाहिए, वो चीज़ें हमें कभी आ सकती हैं, या हमें अपने सरल विषयों की ही ओर बढ़ना चाहिए? ऐसे विषयों में कुछ ट्रिक्स होती है, जी अगर वो ट्रिक्स आपको ध्यान में आ गई तो वो बहुत ही सरल तरीके से उसको हम कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। जी उसके लिए मैं यूट्यूब में पेपर 1 के लिए तो बहुत सारा कंटेंट है, तो वो जी। मैं देखता था अलग अलग वीडियोस। भरत कुमार जो है, हाँ तो जी। उनके वीडियोस भी है, तलवीर सिंह है, अन अकेडमी के वीडियोस है। तो वहां से उन लोगों के पास से ऐसी ट्रिक सीखनी चाहिए कि ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसको कैसे किया जाता है। जी। जैसे वो एबीसीडी वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं, हाँ तो जी। उसमें उन्होंने कैसे वो सोल्व किया, तो उनको देखने के बाद हमें भी पता चलता है कि अच्छा इसको इस तरीके से सोल्व किया जाता है। बिल्कुल तो ये यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो देख के हम कर सकते हैं, लेकिन प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यूट्यूब में अधिकतर वही चीज़ें बताई जाती हैं जो वर्तमान में पूछी जा रही हैं, वर्तमान जो प्रचलन में है वास्तव में। क्योंकि अगर अच्छा चैनल है, क्योंकि मैं अधिकतर यही सुनता हूँ भाई, जो सामने जेआरएफ करके आया हुआ है व्यक्ति,
उनने इन चीजों का सहारा लिया है तो उसकी परीक्षा में काम आई होंगी। वास्तव में वो चीजें, सभी चीजें गलत नहीं होती हैं। कई चीजें जो भिन्नता, मत भिन्न हो सकता है कि कोई यूट्यूब वाला अलग बता रहा है, कोई अलग बता रहा है, तो यह हमें बुद्धि से ग्रहण कर लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी अच्छा सुझाव सभी के लिए दिया है अक्षय जी। तो मैं आशा करूंगा कि सभी लोगों को इन चीजों का अनुकरणीय ये बातें लगे सभी को। आपने अच्छी प्रकार से बताया। बाकी कुछ लोग अभी वर्तमान में थोड़ा मन उनका भारी है, थोड़ा दुखी है कि हमारा 2 नंबर से रह गया है या 3 नंबर से रह गया, या बार बार प्रयास कर रहे हैं, सिलेबस भी पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, सिलेबस भी हम पूरा कर दे रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। तो अंत में इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है, इतना आप अंतिम में एक अपना संदेश रूप में कह सकते हैं कि लोगों के लिए कि क्या करें, जो कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है, अब क्या करना चाहिए। जी। एक बात तो ये है कि बहुत पढ़ने के बाद भी जिसका नहीं हो रहा तो शायद उनका रिवीजन नहीं हो रहा है। इसमें नेट का सिलेबस इतना बड़ा है ना कि आप अगर आगे आगे करते जाएंगे और पीछे का रिवीजन नहीं होगा ना तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसलिए रिवीजन इसमें बहुत ही महत्व का है। मैं भी ऐसा करता था कि जो 5-6 दिन पढ़ा है तो हर रविवार को जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करता था। तो बिल्कुल। ये बहुत ही महत्व की बात है कि जितना भी पढ़ा है ना उसका रिवीजन टाइम पे होना चाहिए। और रिवीजन वो होगा ना तो ज्यादा याद रहेगा। एक बार हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये आ गया, फिर उसको अगर छोड़ दिया तो फिर वो परीक्षा के समय याद नहीं आएगा। बिल्कुल। इसलिए रिवीजन बहुत महत्व का है। और एक दूसरी बहुत छोटी बात है लेकिन मुझे लगता है महत्व की बात है, वो बिल्कुल। है एकाग्रता। जितनी एकाग्रता हम बढ़ाएंगे फिर वो हमें इतना कठिन नहीं लगेगा। विवेकानंद जी भी कहते थे कि बिल्कुल। अगर आपने एकाग्रता बढ़ाई तो कितना भी कठिन विषय हो और कितना ही कम समय हो फिर भी आप उस विषय को सीख सकते हैं। तो एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। उसके लिए मैं ध्यान करता था। मैं जब तत्वज्ञान विद्यापीठ में पढ़ता था वहीं से जी। मैंने ध्यान की शुरुआत की थी। तो अगर सिर्फ 5 या 10 मिनट, बहुत छोटी बात है लेकिन मुझे लगता है ये पढ़ाई के लिए बहुत काम में आएगी। एकाग्रता बहुत ही जरूरी है। तो सिर्फ 5 या 10 मिनट हम हर रोज उसके लिए निकालेंगे तो हमें ये भी बहुत मदद रूप होगी। जी। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। आपने हमारे पूर्व महापुरुषों के ही वाक्यों को स्मरण कराते हुए, एक तो आपने बताया कि अनभ्यासे विषम विद्या, वास्तव में यही बात है। यदि हमने कुछ पढ़ लिया है, हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आपने रिवीजन बोला, तो वास्तव में वो किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो हम ना ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा दिमाग में कि है ही नहीं वो। तो अभ्यास करना चाहिए। दूसरा आपने बताया कि एकाग्रता होनी ही चाहिए अपने एक लक्ष्य में, क्योंकि जैसे आप ही इतने बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, इतनी बड़ी परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास करके आए हैं, तो आपने सूत्र भी बता दिए हैं कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्योंकि आप को उदाहरण के रूप में देख करके सभी लोग इन बातों का अनुकरण करेंगे। तो अक्षय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे इस प्रकार का सुझाव लेते रहेंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, निरंतर आपको उन्नति प्राप्त हो। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, ठीक है। हरिओम। नमो नमः। नमो नमः।